जय हिंद। योद्धा लर्निंग हब में आप लोगों का स्वागत है। अब हम लोग देखिए, हम आपको साइंस की एक स्ट्रेटजी बताएं, वो आपके लिए बड़ा ही प्रॉफिटेबल होगा। अब आपके पास लगभग 2 से 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। सर बिल्कुल 2 से 3 महीना टाइम बचा हुआ है। तो आप करेंगे क्या? बोले सर ऐसा कुछ दे दीजिए 3 महीने के अंदर ना, कि हम उसी 3 महीने में ये जान पाए कि और 3 महीने के अंदर ही सब कुछ कवर कर जाए। हम कहे जी भैया जी, इसीलिए आपका क्लास जहाँ तक चला हुआ था, उसके आगे हम लोग उसको टू बी कंटिन्यू इसीलिए नहीं करेंगे। क्योंकि अब यही बार-बार रणनीति बनाई जा रही थी कि अब बच्चों के लिए क्या किया जाए कि 3 महीने के अंदर भाई आपको पता है कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, जो कि आपको टाइम टेबल सभी बच्चों को मिल भी गया होगा। और टाइम टेबल जब मिल गया सर, वो 3 महीने के अंदर ऐसा क्या पढ़ लें कि साइंस में सर गर्दा उड़ जाना चाहिए। भाई 70 नंबर का एग्ज़ाम होना है, आपको भी पता होना चाहिए कि 30 नंबर आपको सर वो जो एग्ज़ामिनर आएगा अथवा जो आप स्कूल में आपका वाइवा होगा, बार-बार जो प्रैक्टिकल वैक्टिकल लिखवाते हैं, वहाँ से सर 30 नंबर दे दिया जाएगा। और हमारा बचता है कितना नंबर सर? 70 नंबर बचता है। 70 नंबर में कुछ पोर्शन होता है फिजिक्स का और कुछ कुछ पोर्शन होता है सर केमिस्ट्री का और कुछ पोर्शन क्या होता है वो सर बायोलॉजी का होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे की तरफ, आपको एक क्लास के अंदर 2-2 टीचर की फैसिलिटी यहीं पे आप देखेंगे कि केमिस्ट्री को पढ़ाने के लिए कोई दूसरा कुछ कोई रहेगा और हम यहाँ एज़ आपको पढ़ा ही रहे हैं। बोले सर बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। आइए हम लोग लेशन की दुनिया में और कुछ ऐसे क्वेश्चनों की दुनिया में आपका स्वागत करते हैं, जो आपका क्वेश्चन काफ़ी शानदार रहेगा और उस क्वेश्चन के अंदर आप बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर ले जाएँगे। सर क्वेश्चन के अंदर टॉपिक क्लियर होगा? जी भैया जी, क्योंकि क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन आपको बताएगा कि मैं आना चाहता हूँ। तो उसकी आने की तैयारी हम लोग ऐसे करके बैठेंगे कि हमको पूरा स्ट्रेटजी पूरा चारों तरफ से घेर के पढ़ लिया जाएगा कि ऑप्शनल बाय ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे-कैसे क्वेश्चन कई बार अल्टरनेटिंग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए यही है कि सर वो हिंग्लिश वर्ड में आ जाता है। हिंग्लिश में बच्चे सारे सब सर जो बच्चे होते हैं वो डिस्टर्ब सा हो जाते हैं। सर हिंग्लिश का मतलब रहेगा इंग्लिश शब्द, लेकिन वो हिंदी में लिख के आ जाता है। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बड़ी समस्या यही होती है। अच्छा सर यूपी बोर्ड वाले बच्चे करे तो करे क्या? हम कहे देख भैया आप स्मार्ट हैं, हिंग्लिश में भी पढ़ते चलिए। ऐसा तो है नहीं कि आप हिंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे तो आप कट जाएँगे हिंग्लिश हिंग्लिश में पढ़ के। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, लेसन की शुरुआत करते हैं और कुछ टॉपिक्स को आराम से कुछ कुछ टॉपिक्स को ऐसे क्लियर करेंगे, जो कुछ भी देखिए, सबसे पहले हम लोग जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उन्हीं को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। 2025 के जैसे कि आपको कोड यहाँ पर दिया गया होगा 824 824 जे और सीजे आपका ये कोड है और हम लोग लेसन की इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सबका स्वागत करते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे-कैसे क्वेश्चन को करना है। देख मेरे भाई आराम से देखिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, भाग जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको हम बताए थे कि ऐसे ही फिगर बनाना सिखाए थे। आप याद करेंगे, आपको ज़रूर मास्टर साहब पढ़ाए होंगे कि ऐसे आपके सामने ऐसे कोई फिगर बना, जी सर, इसका नाम क्या होता है? बोले सर अवतल लेंस होता है, अवतल दर्पण। कौन-सा दर्पण है मेरे भाई? बोले सर अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने का वस्तु को कहाँ रखी जाए? कितना कितना खूबसूरत प्रश्न कह रहा है। किसी बिंब को अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बोले सर इसका नाम वक्रता केंद्र होता है, इसका नाम मुख्य फोकस होता है। बिल्कुल सर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस समझ में आ गया। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में अगर वस्तु को, इसका नाम क्या है मेरे चेला? कहें गुरुजी ध्रुवा, एकर नाम क्या है? मुख्य फोकस है। क्या नाम है भैया? इसका नाम मुख्य फोकस है सर, मुख्य फोकस। अगर किसी वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, चलिए सर बिल्कुल रख दीजिए। जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराकर सर वो पीएफ से होकर जाती हैं। किससे होकर जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। आराम से यहां तक आ गया। दूसरा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराकर सीधे सीधे उसी मार्ग से पुनः क्या होती हैं भैया? वापस लौट जाती हैं। बिल्कुल सर, वापस लौट जाती हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? बोले सर इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। कैसे बनता है भैया? दर्पण के पीछे। वस्तु कहां रखा जाएगा?
बोले सर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, जब किसी वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जब डैश 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 आपकी जिंदगी में मिलेगा तो इसको बोलेंगे सर यही तो है आभासी सीधा। क्या बोला जाएगा मेरे लाल? बोले सर आभासी सीधा। प्रतिबिंब की अगर आपको जिंदगी में आभासी सीधा अगर आपको देखना डैश डैश मिलेगा आभासी सीधा, लेकिन गुरुजी अगर सीधे सीधे काटत बा तो का वास्तविक उल्टा कहा जाए। का कहा जाए भैया? कह देंगे गुरुजी वास्तविक उल्टा कहा जाए। भैया हो ई बतावा मेरे लाल, हिया डैश 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 कहाँ काटत बा? गुरुजी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो आपसे पूछा जाएगा बना प्रतिबिंब आभासी ओम सीधा कैसे बन रहा है मेरे भाई? आभासी ओम सीधा बिंब से बड़ा पाया गया, इतना बड़ा बिंब है और इससे बड़ा पाया गया, तो बिंब की स्थिति कहां होनी चाहिए गुरुजी? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में मेरे लाल। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में यहां पर क्या लिखा जाएगा? मुख्य फोकस और इसका नाम क्या है भैया? ध्रुव। तो यहां पर दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर डी हमको आराम से और बहुत बढ़िया समझ में आएगी। देखा दूसर का क्वेश्चन हुआ का कहत भैया कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां क्रमशः 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल आवा बनाओ जाए। गोलीय दर्पण हे गुरुजी चाहे वो अवतल हो सकत है चाहे वो का हो सकत गुरुजी उत्तल हो सकत है। बोले सर किसी खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग जो बाहर की तरफ कलई होता है, किसी खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग जो अंदरवा कलई हो। गुरुजी बिल्कुल किसी गोले गोले कहत बा पतले गोलीय लेंस, लेंस और एक ठो का भैया पहले गोलीय दर्पण और दूसरा का हो गोलीय लेंस। गुरुजी फोकस दूरियां क्रमशः 15-15 सेंटीमीटर हो चाहिए। कहन गुरुजी बिल्कुल। और ऐसे का बनाओ जाए? कहन गुरुजी उत्तल उत्तल लेंस बनाए जाए और ऐसे का बनाए जाए हो अवतल लेंस। जी गुरुजी। हम कहे देख भैया, कहन जी गुरुजी। हम कहे देखा चेला ऐसे करे के बा। कहन जी। हम कहे यहां पे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी तीन बा तो इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें और इसकी भी फोकस दूरी कितना हो सकती है सर? 15 सेंटीमीटर हो सकती है। इसका तो पता ही नहीं है कहां रखा जाए भैया। इसमें दो ही बार वस्तु रखी ही जा सकती है, एक अनंत पर और एक तो अनंत और वक्र ध्रुव के बीच में। सर ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। गुरुजी कौन कौन ऑप्शन हो सकत है चिलवा? कहें गुरुजी ई वाला ऑप्शन सही हो सकत है। ई वाला ऑप्शन एकर नाम का बा भैया? कहें गुरुजी एकर नाम अवतल का नाम बचेला। ए गुरुजी अवतल दर्पण बा। एक अवतल दर्पण सही हो सकत है और एकर नाम का बा गुरुजी उत्तल लेंस बा। का नाम बा भैया? उत्तल लेंस बा। अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस मेरे लाल ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें केवल दो बार वस्तु रखी जा सकती है। यहू में केवल दुइये बार हो। एह पा जहां मन कहा हुआ रख सकत है, एह पा जहां मन कहा हुआ रख सकत है। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की दुनिया में आपका क्या है? स्वागत। आराम से देखते चलिएगा क्या हो रहा। बोले सर बिल्कुल। कभी आपको छोटे छोटे अक्षर दे दिए गए हैं, ऐसे मान लीजिए ऐसे छोटे 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 एकदम लिखा बा हो, एकदम रच 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 लिखा बा। गुरुजी बिल्कुल रच रच लिखा बा। एक पढ़े ताई कौन लेंस लागत? ए गुरुजी हम जब छोट छोट बच्चा ऐसा रहे ना तो एक हमारे ज्योमेट्री बॉक्सवा में एक इतना बड़का लेंस रखा रहा। हम कहे जी भैया वो लेंसवा का नाम रहन हो? उत्तल लेंस। का नाम रहन भैया? उत्तल लेंस। जी गुरुजी एकर नाम क्या था? उत्तल लेंस नाम रहन। का नाम रहन भैया? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आपसे पूछा जाएगा छोटे अक्षरों को बड़ा करके पढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं गुरुजी? उत्तल लेंस। तो आपसे बोला है लिखा किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस है गुरुजी? एहमा उत्तल लेंस होए। ए गुरुजी उत्तल लेंस और या उत्तल लेंस दो ऑप्शन देन बा। हम कहे ना भैया उत्तल लेंस सदैव जितने कम ओकर रहे फोकस दूरी भैया उतने नीक ओकर रहे। एका जानला कहें जी गुरुजी तेमा उत्तल लेंस का हो? 10 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रयोग किया जाएगा। कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? तो बोले सर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लागे। कौन लागे भैया? कहें गुरुजी उत्तल लेंसवा लागे। आपको समझ में आ गया होगा। कहीं गुरुजी बिल्कुल आएगी। का भैया कि प्रश्न कहत बा छोट छोट अक्षर बा गुरुजी ओका हम पढ़े चाहत ही पढ़े ताई का करी? हम कहे ए चेला ओका ताई ना एगो काम करी हा कि उत्तल लेंस का उपयोग कैला
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का उपयोग कर लिया जाएगा। जी गुरुजी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख भैया, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? देख भैया, आप बताइए ना, जब बचपन में आप पिल्ला थे, कक्षा 8 में पढ़ाई दिन जात हो, मानव नेत्र आवा चेला कहें जी गुरुजी, हम कहे देख आराम से सीखा जाए हो, यह ऐसे मिटा दिन, ये देखा ऐसे चुप्पे से मिटाए के, और ए यह देखा मानव नेत्र तोहरे सामने बनाते हमार भैया बताए हो, आराम से देखिए, एकदम आराम से देखिए, अपने आप बन जाए। यहाँ पे जो होता है सर, इसका ही तो नाम रेटिना होता है। अच्छा गुरुजी, रेटिना, और यही के का कहते भैया दृष्टि पटल, का कहते भैया दृष्टि पटल। हे गुरुजी, अगर हम लोग कोनो वस्तु यहीं रख देते हैं ना, यही रहा गमलवा, और गमलवा में का लगा बा गुरुजी? फूल लागबा। का लागबा भैया? फूल लागबा। वो चमेली वाला फूल। कौन वाला फूल भैया? चमेली वाला फूल लागबा। गमलवा में चमेली वाला फूलवा लागबा। जी गुरुजी, हम कहे भैया का करेगा? कहें गुरुजी एका हम एका देखा ही तो गमलवा के एकरे अंदरवा प्रतिबिंबवा यहाँ पे बनेगा। जी गुरुजी, यहाँ पे बनेगा। हम कहे हाँ भैया यहीं पे बने। आप बताइए ना, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? गुरुजी बोलिए ना, रेटिना पर या दृष्टिपटल पर बनता है। और कैसे बनत चेला? कहें गुरुजी उल्टा बनत है। कैसे बनत भैया? उल्टा। वस्तुआ देखिए ना, यहां पर गमला ऐसे रखा हुआ भैया, लेकिन गमलवा कैसे दिखाई दे रहा गुरुजी? रेटिना पर गुरुजी उल्टा दिखाते। तो आपसे पूछ रहा है, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे ही दृष्टि पटल कहते हैं। बोले सर दृष्टि पटल आखिरकार होता क्या है? परिभाषित कर दीजिए। रेटिना किसे कहते हैं? बोले सर मानव के नेत्र में सबसे अंदरवा, मानव के नेत्र में सबसे अंदर की तरफ पाई जाने वाली एक झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसे ही रेटिना कहते हैं। सर रेटिना दो चीज से मिलकर बना होता है, एक कोन्स और एक तो रॉड्स। याद होगी ना भैया? कहें बिल्कुल याद होगी। बोला ना, मानव के नेत्र में जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अच्छा गुरुजी प्रतिबिंब बनत है दृष्टि पटल पे। अच्छा दृष्टि पटलवा ऑप्शन में न रहे तो रेटिना पे बनत है। कहां बनत गुरुजी? रेटिना पे बनत। आवा चेला, हे देखा, दो चालक तारों में जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है। हे गुरुजी, ऐसे चालक तार बनाए दिया, और ऐसे चालक तार बना लीजिए। एक ठो यह चालक तार बा भैया। कहें जी गुरुजी, हम कहें चलवा एक चालक तार यह बना ले, और एक और चालक तार का बना लीजिए। आराम से देखिए भैया, एकदम आराम से देखा जाए, एकदम चालक तार एक ठो यह बा गुरुजी। हम कहे भैया बिल्कुल आवा हो, एक और चालक तार ऐसे कॉपी और एक ठो क्लोन तैयार कर लीन जाए। दो चालक तार हैं जिनकी लंबाई और व्यास क्या है? समान है। मतलब इसकी लंबाइया भी, इसकी लंबाई अलग है और एकर व्यास का है। मान ला एकर व्यास, एक व्यास कुछ भी मान लीजिए सर जी, इसका ये रहा व्यास, और एकर लंबाइया गुरुजी एक यल यह बाटे, और एकर व्यास यह बाटे। बिल्कुल गुरुजी, दो चालक तार हैं जिनकी लंबाई और व्यास समान है। विद्युत परिपथ में पहले इन्हें श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। पहले इन्हें किस क्रम में जोड़ा जाता है? पदार्थ की लंबाई और व्यास, पहले इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर इन्हें पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। गुरुजी एका हमारे से बनाए के, अब की बार आराम से का लगावा जाए भैया, थोड़ा सा बड़ा है भैया, आराम से देखिए। पहले दो चालक तार जिनकी लंबाई, पदार्थ की लंबाई क्रमशः व्यास समान है, विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ाता है, फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? आराम से देखिए भैया। कहें जी गुरुजी, आवा हो, मान लिया वो आर और आर अपने से लीन ग्रहण आर बराबर आर ले लीजिए, R1 बराबर आर। तो हे गुरुजी R2 बराबर का ले लीजिए आर। कह दे गुरुजी पहले हम लोग जोड़ेंगे किसमें? हे भैया, कहें गुरुजी श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्रवा का हो चेला? हम रेखिए एगो लड़िका, कहे गुरुजी श्रेणी ना हो छेड़ी हो, हम कहे बिल्कुल चेला, जो तोहरे समझ में हुए समझ ले, ठीक है। श्रेणी क्रम का सूत्र का होत भैया? आर बराबर का होत मेरे लाल? R1 प्लस का होते R2। हे गुरुजी आर बराबर ना श्रेणी क्रम बत एका RS लिख दी, कोनो दिक्कत है भैया? कहन ना गुरुजी, हम कहे RS ना लिखा, RP लिखा, कहा से RS लिख लिया, हाँ श्रेणी क्रम का RS लिख लिया। तो यहूं पे का हो जाए शॉर्ट फॉर्म में, श्रेणी क्रम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RS। हे गुरुजी R1 का मनवा ना R, R2 को मनवा R, तो RS बराबर कितना आ जाए भैया? ए गुरुजी दुई दुई आर आ जाए। कितना कितना आर हो? दुई दुई बार। एकदम बढ़िया से देखा चेला। कहें गुरुजी श्रेणी क्रम में जोड़ दी। अब की बार किस में जोड़ेगा? कहें गुरुजी समांतर क्रम में जोड़ दिया। कौन क्रम भैया? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ता ही मतलब 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1 का हो जाए भैया R2। तो 1/r का मनवा कितना बा हो? 1/r बराबर एका श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जुड़ता है, निकला भैया RP।
का जोड़ लिया भैया, आरपी लिख लिया। तो 1/R1 के मान कितना मेरे लाल, आर, प्लस 1/R2 का मनवा, ओह गुरुजी आर, तो 1/RP बराबर कितना है जी मेरे लाल, आर आर कामन हो जाए ए भैया, 1 + 1, 1/RP बराबर एक एक कितना है जी मेरे लाल, 2 बटा कितना है जी हो आर, एक काटा धरती पलट गई गुरुजी एकदम आराम से। तो आरपी बराबर का हुआ जी भैया, आरपी बराबर हे गुरुजी R/2 आएगी, का आएगी मेरे भाई, आरपी बराबर R/2। तो कहत बा उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, जब आप ऊष्मा वाला पार्ट पढ़े होंगे तो उसमें एक बड़ा बढ़िया फॉर्मूला पढ़ाए होंगे मास्टर साहब, H बराबर V² T बटा में आर, का हो चेला, H बराबर V² T बटा में आर। हवा हे चेला आराम से मुस्किया, देखा हो एकदम छोट छोट का कर जे पढ़े ले वजह, हे गुरुजी हम लोग जानते हैं, बोला भैया का होता है, H बराबर V² T बटा में का होत मेरे लाल, आर होत। अच्छा ये गुरुजी अगर एका H बराबर इतना होते, अगर एका ए भैया H कही दे, बिल्कुल गुरुजी आवा V² T बहो, V² T और बटे में, हे गुरुजी एमा IHS वाले में RS का मनवा कितना निकला भैया, 2R निकला बा जी गुरुजी, आवा हो समीकरण नंबर 1 मिल गए जी गुरुजी, आवा भैया हो। अब की बार HP लिख चलो, HP तो HP होए तो का हो जी भैया, V² T और पूरे बटे में R का मनवा कितना दिन बहो चेला, आरपी का मान कितना बहो, आरपी का मान कितना बचेला, आरपी का मान रखा जाए कैसे कि HP हुई बा, आरपी का मान का हो जे चेला R/2 हो जे जी गुरुजी, एक के ऊपर गुणा कई दिया, HP बराबर 2V² T पूरे बटा आर है, पूरे बटा का है जी भैया आर। कहत बा उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात समीकरण 1 और 2 में, गुरुजी समीकरण नंबर का बनेला भैया का, समीकरण नंबर 2 बन गए ए चेला, समीकरण 1 और 2 में गुरुजी कहा करी हम कहे 1 और 2 में भाग दे दा चेला, 1 और 2 में भाग देने पर आइए मुस्कुराइए एकदम आराम से, समीकरण 1 ठुकाव दिन बा कही दे ए गुरुजी HS और पूरे बटा समीकरण 2 HP बराबर समीकरण 1 में का है भैया, V² T और पूरे बटा 2R और एमा बटे पूरे बटा HP का मान कितना दिन बा भैया, 2V² T, 2V² T और पूरा बटा कितना हो जी चेला R, हे गुरुजी R से अरवा भाग ग, V² T से V² T भाग ग, 2 दूनी 4, HS बटे HP बराबर कितना है जी भैया हो, यहाँ ऊपर 1 बचा, ये 2 दूना 4, तो इसका अनुपात कितना होगा मेरे लाल, 1/4 हो, ये बटा है धन अनुपात बहो भैया, का कहा जी 1/4, आराम से मुस्कुराइए, 1/4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। का आप पकड़ पाया हो चेला, आराम से पकड़ा नहीं भाग जाए, ठीक बा, आराम से पकड़ा नहीं तो भाग जाए, बड़ा कठिन बा हो, काहे से कि ये आराम आराम से कठिन है। विद्युत धारा में विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली युक्ति का क्या नाम, कब हो, जनरेटर का नाम सुने हैं चेला, जो बिहाव में लागत हो, हाँ गुरु जी सुने हैं। अच्छा जनरेटर के हिंदी में कुछ कहा थे, हम कहे भैया जनरेटर को हिंदी में जनित्र कहते हैं, क्या कहते हैं, जनित्र, हे चलवा का कर जनरेटरवा, कहीं गुरुजी हम तेलवा डाय के रच के और लगाए के हंडेलिया डक 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 स्टार्ट कई के हम मारे, हम लैया तार और जोड़ के गुरुजी बल्ब बोलब जला ली थे, हम कहे बल्ब ना जलत चला, जय मतलब जितना रोड उठजवा उजवा लाग बस सब बाजत, कहीं हाँ गुरुजी एक हम कहो सोचबे ना कि, हम कहे ये सोचे के बाद चेला, कहीं गुरुजी सोचबा तब सोच, हम कहे देख इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र, जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है सर उसे ही हम लोग जनित्र कहते हैं, उसे ही डायनेमो कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे लाल, डायनेमो। तो मेरे यहां पर याद हो गया कि नहीं, बोलिए विद्युत धारा को कौन उत्पन्न करता है, कहें गुरुजी विद्युत धारवा का ना वह जो जनरेटरवा बगलिया है इतना बड़ा लाग रहा मोटरवा की न्याय वह करत है, हम कहे विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली युक्ति कौन सी होती है मेरे लाल, कहें गुरुजी पहला बोल दिया के नाम डायनमो, का नाम भैया डायनमो, और सर जी इसको दूसर का नाम का बहो जनित्र, का होगी भैया जनित्र, याद होगी भैया कि ना, बोले सर डायनमो या जनित्र होगा। ऑप्शन नंबर ए की दुनिया में आपका स्वागत है। आप आगे लेके चले भैया एकदम आराम से, देखा हो फिजिक्स से बड़ा कठिन होता है क्यों कई वही ना बहुत देखा कहत बा लिखित में से
किसी बल्ब विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। अगर मान लिया एक ठो लंबा ऐसे धारावाही ले ली, धारावाही जिसमें से धारा बह सके, ठीक है भैया। एक ठो लंबी ऐसी धारावाही ले ली, लंबी गुरुजी बिल्कुल धारावाही, चालक तार कुछ भी मान लिया, एक ठो विद्युत धारावाही ले ली। तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, गुरुजी एकरे चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ना ऐसे बने, ऐसे जाके विलीन हो जाए, ऐसे बने, ऐसे जाके विलीन हो जाए, ऐसे बने, ऐसे जाके विलीन हो जाए। तो भैया हो एक ऑप्शन का है चुंबकीय क्षेत्र धारावाही निकट के चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत, कहो चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे जात बा तारवा ऐसे रखा है ना गुरुजी, ऑप्शन नंबर ए का होइए, गलत होइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही, तार है इसके समांतर होती, यहो भैया ऑप्शन का है, गलत बा। और का कहत बा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं, आधा दूरी बनत हो ना है गुरुजी, यहो गलत बा, यहो दोनों जने गलत। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित क्षेत्र रेखाएं तार होता है, भैया हो ऑप्शन नंबर डी के सही बा। जे चुंबकीय क्षेत्र वाला पार्ट पढ़े हुए चेला वही एक कह पाए। अच्छा गुरुजी काहे का बड़ा कठिन बा का, हमके हाँ ठीक बा, आराम से देखिए भैया। अगला का कहता है भैया, आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन भैया। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या हो सकता है? आपको मैं बताता हूं बच्चा, मैं आपको सारे क्वेश्चन ट्रिक नुमा बताऊंगा और इतना आसान कर दूंगा आपके लिए कि हलवा हो जाएगा बच्चा, बस ध्यान से सुनना आप। मैं पहला आपको ट्रिक बताता हूं बच्चा, एक ट्रिक याद रखना, अनिल, क्या याद रखोगे बच्चा? अनिल याद रखोगे, अनिल, है ना बच्चा, अनिल याद रखना। और दूसरा छलनी याद रखना, क्या? छलनी। अनिल क्यों? क्यों अनिल बच्चा? क्योंकि आ से क्या बनेगा हमारा? आ से बनेगा अम्ल, आ से क्या बनेगा? अम्ल बनेगा बच्चा, क्या बनेगा? अम्ल। नी से नीला बनेगा बबुआ, नीला। और ला से क्या बनेगा? लाल, ला से क्या बनेगा? लाल। अम्ल नीले लिटमस को किस में बदल देगा बच्चा? लाल में परिवर्तित कर देगा। अम्ल नीले लिटमस से लाल में बदल देगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा, छलनी, छा से क्या बनेगा बच्चा? क्षार, बिल्कुल। ला से लाल, बिल्कुल। नी से नीला हो जाएगा, बिल्कुल। अब समझ में आ गया कि क्षार लाल से किस में बदलेगा बच्चा? नीले में बदल देगा। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, हम ध्यान से देखेंगे और आसानी से समझ जाएंगे बच्चा। 1 बिलियन है जो लाल लिटमस को नीला करता है, ध्यान से सुनना। लाल लिटमस को कैसे बदल रहा है बच्चा? नीला कर रहा है। लाल लिटमस को कैसे कर रहा है? नीला कर रहा है। तो वो क्या हो सकता है बच्चा? क्षार हो सकता है। अच्छा, एक तो समझ में आ गया, ये क्या है? क्षार है। आपने पीएच स्केल पढ़ा होगा जिसमें क्या होते हैं बच्चा? 0 से 14 अंक अंकित होते हैं, 0 से 14 अंक बच्चा, 0, 7 और 14। जीरो वाला क्या रहता है भैया? 0 से 7 के बीच में याद रखना बच्चा, अम्लीय रहता है। क्या रहता है? अम्लीय, बिल्कुल। 0 से 7 के बीच में क्या रहता है? अम्लीय रहता है ना। और 7 वाला उदासीन रहता है, क्या रहता है? उदासीन। और भैया 7 से 14 के बीच में क्या रहता है बच्चा? क्षारीय रहता है। क्या रहता है? क्षारीय। 7 से 14 के बीच में अगर कोई अंक फंसेगा हमारा तो क्या रहेगा? क्षारीय। अब बताओ, 1 बिलियन है जो लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है भैया? नीला कर दे रहा है। वो क्या है भैया? क्षारी है। हमने ट्रिक से निकाल लिया भैया। क्षारी का पीएच मान कितना होगा? 7 से 14 के बीच में। क्या भैया 7 से 14 के बीच में 1 आएगा? बिल्कुल नहीं। 6 आएगा? बिल्कुल नहीं। 3 आएगा? नहीं नहीं। अब कौन सा आएगा बच्चा? 8 आ जाएगा। हमारा 8 वाला ऑप्शन सही हो गया। आया कि नहीं बच्चा? बिल्कुल कमेंट करके बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आसान से आसान भाषा में, मैंने कहा था ना आपको, वादा करता हूं बच्चा आसान से आसान भाषा में बताऊंगा और आपको हलवा करा दूंगा एक एक क्वेश्चन, है ना। तैयार रहिए बिल्कुल एग्जाम के लिए। क्या कह रहा है बच्चा? जिंक चूर्ण जो है भैया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके कौन सी गैस निकालेगा, है ना। आओ देखते हैं बच्चा, जिंक चूर्ण, है ना, जिंक चूर्ण किसके साथ अपक्रिया कर रहा है भैया? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो सकता है भैया? H2SO4, है ना। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन है? जिंक चूर्ण है। इसका नाम दे दूं? अगर नाम दूंगा तो भैया ये क्या है बच्चा? जिंक चूर्ण है। क्या है? जिंक चूर्ण। जिंक का क्या है बच्चा? चूर्ण है, बिल्कुल। ये कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ बिल्कुल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, बिल्कुल, सल्फ्यूरिक अम्ल।
आप समझ में आ गया? अच्छा, हम लोगों ने विस्थापन अपक्रिया पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? आप बताइए बच्चा। हाँ, बिल्कुल पढ़ी है। हाँ, बिल्कुल पढ़ी है भैया। जो क्या करता है भैया, एक परमाणु अपने दूसरे परमाणु को क्या करता है भैया, विस्थापित करता है। अगर जिंक किसके साथ चला जाएगा, जिंक अगर SO4 के साथ चला जाएगा, कौन सा क्या बनाएगा बच्चा, ZnSO4 बनाएगा, जिसे क्या नाम देंगे बच्चा, जिंक सल्फेट नाम देंगे। क्या नाम देंगे, जिंक सल्फेट। अच्छा, किसको विस्थापित करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। किसको, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, तो मतलब हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगी। अब बताइए, जिंक चूर्ण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकालता है बच्चा, हाइड्रोजन गैस निकालता है। कौन सी गैस निकालेगा बच्चा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। हमारा 4 वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आया कि नहीं बच्चा? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एकदम आसान से आसान भाषा में। एल्काइन का सामान्य सूत्र बच्चा, मैं आपको बिल्कुल ट्रिक नुमा हर एक क्वेश्चन एकदम ट्रिक से हलवा करा दूंगा। फिर बता रहा हूं बच्चा, ध्यान से सुनना। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, मैं आपको तीनों का सामान्य सूत्र एक ही ट्रिक में बताता हूं। ध्यान से सुनना, हम लोग गाना गाएंगे, बस सुनते चलना है ना। 3 खंड में बांटा गया है भैया, 3 खंड में बांटा गया है, एक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, है ना। कौन कौन सा, एल्केन, ठीक है, एल्केन हो गया। और क्या हो गया भैया, और क्या हो गया, एल्कीन हो गया। कौन सा, एल्कीन हो गया, बिल्कुल। और कौन हो गया, एल्काइन हो गया। कौन हो गया, एल्काइन। ठीक, आइए गाना गाते हैं बच्चा। कौन सा गाना भैया, याद रखना, मैं आपको याद दिलाता हूँ बच्चा। कह दो ना +2, है ना। एक मैंने मीम देखा था जिससे मैंने निकाल लिया था क्वेश्चन, ये वाला ट्रिक, और बहुत लाजवाब था। हंसी तो आई थी लेकिन बहुत लाजवाब समझ में आ गया था, है ना। वो देखते हैं बच्चा, कौन सा है, कह दो ना +2, है ना। कह दो ना +2। अब बोला, बताओ बच्चा, कह दो ना, कह दो ना +2। आया, आया। और अगला, कह दो ना, बस बस कह दो ना, है ना। दूसरा लगा, कह दो ना। अगला वाला, कह दो ना -2। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आप बताइए बच्चा। कह दो ना +2, फिर कह दो ना, कह दो ना -2। तीनों का फॉर्मूला एक ही बार में आ गया। हलवा हुआ कि नहीं हुआ, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 हुआ कि नहीं हुआ बच्चा। अब बताइए, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। आया कि नहीं आया, बताइए बताइए, बिल्कुल बताइए बच्चा। अगला क्वेश्चन, एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह। एल्डिहाइड याद रखना बच्चा, चोर याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, चोर। चलिए, चोर बनाता हूं मैं, चोर, CHO, उसके बाद R जो यहां रहता है बच्चा, वो यहां अगर पटक दीजिए तो चोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चोर। तो कौन है क्रियात्मक समूह, कौन है क्रियात्मक समूह, CHO। कौन है बच्चा, CHO। CHO अगर हम कहीं देख लेंगे तो हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। ध्यान से सुनना, कहीं अगर हम लोगों ने CHO पा लिया, क्या पाया, CHO, या फिर मैंने क्या पाया बच्चा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाया है, इसे क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। कहीं ये गलती से भी मिल जाएगा हमें तो हम क्या नाम देंगे भैया, एल्डिहाइड नाम देंगे। क्या नाम देंगे बच्चा, एल्डिहाइड नाम देंगे, भूलना नहीं है बिल्कुल। अगर ये दोनों कहीं भी मिल जाएं तो हम एल्डिहाइड नाम दे देंगे। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह, यहाँ दरअसल में कंप्यूटर मिस्टेक हो गया है। यहाँ ध्यान से सुनना बच्चा, ये सी वाला ऑप्शन में ऐसे कुछ बना हुआ था, कार्बन, कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन लगा हुआ था और एक हाइड्रोजन लगा हुआ था बच्चा, और ये वाला ऑप्शन क्या हो गया था, सही हो गया था। ध्यान से करना और चेक कर लेना, सही कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते बच्चा, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों के साथ हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है। फिर से ट्रिक, फिर से ट्रिक, ट्रिक ट्रिक पूरा पूरा ट्रिकी, पूरा पूरा सिलेबस ही ट्रिकी कर दूंगा। ध्यान से सुनना बच्चा, कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं और कौन कौन सी नहीं करती हैं, आपको एक ही बार में याद दिला दूंगा, है ना। आइए देखते हैं बच्चा, सक्रियता श्रेणी के बारे में। सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर रखा जाता है। धातुओं को उनके घटते हुए क्रम में रखेंगे, तो उनकी क्रियाशीलता के आधार पर भैया उनके घटते हुए क्रम में रखेंगे तो उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जो ज्यादा क्रियाशील धातु रहेगी, जो ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगी भैया, उसे सबसे ऊपर रख दिया गया, और उसके बाद उसके बाद वाला नीचे, फिर उसके बाद वाले ऐसे ऐसे क्रम में क्या किए गए, व्यवस्थित कर दिए गए, है ना बच्चा, जिसे क्या कहेंगे, सक्रियता श्रेणी। आपको उसका भी ट्रिक बता दूंगा, याद हो जाएगा, है ना बच्चा। आइए देखते हैं सक्रियता श्रेणी का ट्रिक।
मैंने ट्रिक बना के रखा, ध्यान से सुनना, बस ध्यान से सुनना। काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। याद हुआ कि नहीं हुआ? आइए लिखता हूं मैं, ध्यान से सुनना। काशी, काशी नाथ का माली आलू, है ना, जरा फीके फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। याद हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? आगे आओ, है ना। ट्रिक याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल, है ना। अब ध्यान से सुनना बच्चा, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाली जो धातु है बच्चा, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाली जो धातु हैं, ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर वाली जितनी भी धातु हैं वही सारी क्या करेंगी, हाइड्रोजन गैस को निकालेंगी। यही हाइड्रोजन गैस को निकालेंगे, इसके नीचे वाले हाइड्रोजन गैस को नहीं निकालेगी, है ना बच्चा। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो अम्लों में से क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को निकालती है। चलिए देखते हैं बच्चा, मैग्नीशियम और जिंक, यहां फंसा कि नहीं फंसा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और जिंक जो है भैया क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगी, है ना। और प्लेटिनम तो नहीं करेगी, कॉपर इसके नीचे आ गया और मरकरी भी इसके नीचे आ गया, इसीलिए ये सब नहीं निकालेंगी। मैग्नीशियम और जिंक, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आया कि नहीं आया बच्चा? ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं। आइए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो कीटोन समूह उपस्थित है ना। कीटोन समूह उपस्थित है, इसे समझने के लिए भैया सबसे पहले कीटोन समूह जानेंगे कैसे होता है। ध्यान से सुनना, फिर से ट्रिक, अगर कहीं भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमें मिल जाए कार्बन के साथ, है ना, कहीं भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिल जाए कार्बन के साथ और कार्बन के अगल बगल वाले जो रहें भैया वो भी क्या रहें, कार्बन ही रहें, तो याद रखना ये कौन हो गया, कीटोन हो गया। क्या हो गया बच्चा, कीटोन हो गया। कार्बन के साथ भैया अगल बगल कहीं पे भी लगा कार्बन मिल गया और ऊपर क्या लगा मिल गया बच्चा, ऑक्सीजन मिल गया, तो हम क्या कहेंगे, कीटोन, है ना। याद रखना इसे क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे, भूलना नहीं है, बिल्कुल भूलना नहीं, कीटोन समूह कहते हैं, है ना। अब बताइए फिर से, मैंने बताया ना वो मिस्टेक कंप्यूटर की वजह से हुआ है, मैं इसको संशोधित करते चलूंगा, आप भी करते चलिएगा मेरे साथ, है ना। चौथा वाले ऑप्शन में क्या था भैया, कार्बन डबल बॉन्ड क्या लगा हुआ था भैया, ऑक्सीजन लगा हुआ था, है ना। तो चौथा वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आया कि नहीं आया बच्चा समझ में? ये देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है भैया, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है। इसका आईयूपीएसी नाम आप बता सकते हैं? बिल्कुल। आप बताइए, एक कार्बन मेथ, दो एथ, फिर प्रोप, मेथ एथ प्रोप। फिर कीटोन के लिए कौन सा प्रकार्यात्मक समूह लगता है भैया, ओन लगता है, प्रोपेनोन। क्या आईपीएससी नाम है बच्चा, प्रोपेनोन। आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल कमेंट करते हुए बताइए, चलेगा, है ना। आगे चलते हैं। केमिस्ट्री आया कि नहीं आया? वो सर बिल्कुल बड़ा बढ़िया, इस केमिस्ट्री का बड़ा ट्रिकी होता है। और हम लोगों का ना ये सब ट्रिकी, देखिए क्या है ना, सब चीज ट्रिक पे नहीं चल सकता है। तो केमिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप एक तरफ से याद करते चलिए, एक तरफ से बड़ा बढ़िया समझ में आता है। कीटोन वोटोन जान पाएगा नहीं, मतलब बिल्कुल एकदम लाजवाब आ गया। ये सब छोटा मोटा चीज अब आप हमसे पूछते हैं, केमिस्ट्रियों में अगर पता पूछा जाएगा तो आप लाजवाब उत्तर दीजिएगा। ऐसा नहीं है केमिस्ट्रिया छोड़ देंगे, नहीं सर, केमिस्ट्रिया नहीं छोड़ना है, सब एक तरफ से तीर फेंक देना है। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से फिर से जो बायो की क्वेश्चन है उसका अरेंजमेंट किया गया। आइए हम लोग देखते हैं, मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। देख भैया एमा सबका हम बता देते ही हो कौन कैसे संबंधित बा। हे गुरुजी आमा से न ई पाचन तंत्र से संबंधित बा। भैया कैसे हो, कहे गुरुजी पाचन तंत्र से। प्लीहा कह दे गुरुजी रक्त तंत्र से संबंधित बा। किससे भैया, कहें गुरुजी रक्त तंत्र से। एमा खून ऊन आवत जात है। हृदय गुरुजी यह भी रक्त तंत्र से संबंधित है, रक्त तंत्र से संबंधित है। लेकिन गुरुजी ब्रिकवा ना जेका हमरे से किडनी कही थे, का कही थे भैया, किडनी कही थे। किडनिया जोन होत ना चेला, यानी ईवाई किडनिया, जिसे ही हम लोग ब्रिक कही थे। और जेका और उर्दू में का कहा जा चेला, कहीं गुरुजी गुर्दा कहते हैं। मारे तुम्हारा गुर्दा उड़ जाएगा। गुर्दा का मतलब जानते हैं क्या होता है? सर किडनी होता है।
ये करता क्या है, हमारे शरीर में यह उत्सर्जन, मुख्य उत्सर्जी अंग इसे कहते हैं। बोले सर हमारे शरीर में और उत्सर्जी अंग नहीं होत का, हमके बहुत उत्सर्जी अंग होत भैया हो। ये चमड़वा से पसीना निकलता है, एकदम खूब मेहनत करिए हचचा के, और बाद देखिए पसीना आपसे निकलेगा, गुरु जी निकलत पसीना, तो हमारा चमड़ा भी उत्सर्जी अंग है। खेखार के एकदम मारिए ना, एकदम हेतना ले थूक दीजिए खेखार के, बोले सर यह भी उत्सर्जी है। तो मुंह हमारा उत्सर्जी अंग, आंख से एक कै तमाचा जड़ा हो, भार 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 आंखी से आंसू, कहीं गुरु जी आंखियों उत्सर्जी अंग, कानवा में एकदम ढक 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 ऐसे खूट डार के ऐसे हिला उसे कोनो उसे अपने यहाँ बोलते हैं मचिसवा कढ़ैया जो होता है, धक 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 हिला के जब निकालते हैं सर जी, वहू से निकलत मोम, कानो उत्सर्जी अंग, मुंह होए नकिया से एकदम छी धड़ाक दे, तो वो अभी उत्सर्जी अंग है। लेकिन मुख्य उत्सर्जी अंग किसे कहा गया है, वो सिर्फ किडनी बाबा एक ऐसे अंग है। प्रेमानंद को आप जानते होंगे, देखिए प्रेमानंद जी एक अलग अलौकिक आदमी है भाई। हम तो पूरी दुनिया ही नहीं समझ पाई कि वो भगवान के रूप में, जो इंसान के रूप में भगवान बैठा हुआ है, उनके बारे में हम कह ही नहीं सकते हैं, कुछ भी अकल्पनीय है भैया। आप बताइए जिनकी दोनों किडनियां फेल हैं लेकिन फिर भी जीवित हैं, तो आप बताइए ना, किडनी जो होता है, जो ब्रिक होता है मेरे भाई, वो हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट आप देखिएगा इसका क्या दिया, हे गुरु श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है। हे गुरु जी कहाँ ही श्वसन वसन होता है, कोशिका द्रव्य में मेरे लाल, ये पूरा का नाम कोशिका हो गुरु जी, एकर नाम को है जो एकरे बिचवम भरा बना, एका कहत हैं कोशिका द्रव्य, धाय 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 धाय, एकर नाम बका चेला, कहें गुरु जी यही त नाम कोशिका द्रव्य है। का नाम बा भैया, कोशिका द्रव्य। ये जो आपसे पूछा जाएगा, ये कोशिकाओं को तोड़ने फोड़ने का काम करता कौन है भाई, माइटोकांड्रिया करता है। कौन करता है, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया करता है। लेकिन मेरे लाल यह क्रिया कहां पर होती है, संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में। तो आप श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज और पायरुवेट अम्ल का विखंडन कहाँ होता है मेरे लाल, बोले सर कोशिका द्रव्य में होता है। आइए नेक्स्ट दुनिया में आपका स्वागत है। जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीवों का निर्माण करना क्या कहलाता है भैया हो, हे गुरुजी कायिक भाग का हो, हम के देखा चला कि मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है, जी गुरुजी कोई पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे के कायिक जनन, यही हम दो चीजें याद कर लीजिए भैया। कायिक जनन किसे कहते हैं, कि कोई पेड़ पौधा, जी गुरुजी निचवा जोन बाय का सोर कहा जाए गुरुजी, ऊपरा वाले गुरुजी पाती कहा जाए, हम कहे जी चेला जी आवा देखा जाए। ऐसे ही हम लोग किसी पौधे को ऐसे ही बना देते हैं, और इसका नाम क्या है, कहे गुरुजी सोर ना, जड़ कहा हो, एकर नाम तना और एकर नाम गुरु पत्ती, कहें जी गुरुजी, हम कहे देखा चेला, जड़ तना और पत्तियों से नए पौधे का विकास होना ही कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अच्छा गुरुजी कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, पेड़ पौधे के जड़ तना पत्तियों से कैसे कैसे हो चेला, कहें गुरुजी जड़ा से, सोरिया से और ठहिया से और पतिया से नए पौधा बनाए लिए ना, वही कहते हैं भैया गुरुजी कायिक जनन। गुरुजी ये सभी जो भाग होते हैं इनको कायिक भाग कहते हैं। इनके निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, अगर पतिया लगाए कि गुरुजी नया पौधा बनावे लागे, तना लगाए एक नया पौधा बनावे लगे, जड़ लगाए एक नया पौधा बनावे लगे, इस प्रकार की प्रक्रिया को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। क्या कहते हैं चेलवा, कहें गुरुजी पुनरुद्ध भवन कहते हैं। आएगा कि ना हो, पुनरुद्ध भवन आ गया गुरुजी, बिल्कुल आ गया। पुनरुद्ध भवन कायिक भाग से नए पौधे का विकास होना ही क्या कहलाता है मेरे लाल, पुनरुद्ध भवन कहलाता है। ए गुरु जी निम्नलिखित में से बीज में परिवर्तित होता, अच्छा ए गुरु हम आइए ना, हम आपको बताते हैं। ए देख चिलवा, ऐसे हम लोग बनाएंगे का गुरु जी, अंडा से ओह, देख चेला एक रे बिचवा में का बा गुरु, हम कहे बीजांड बा चेला, हियसते कैसे धड़ाम धड़ाम, और यारियो 3 लाइन खींच देना है, उसके बाद धड़ाम, और फिर क्या बन, ओहो काहे हो धोखेबाजी। देखिए यहां से ऐसे ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कहें गुरुजी बिल्कुल बना लीजिए। एकर नाम हो, कहें गुरुजी बीजांड काय, का नाम बा भैया, बीजांड काय, और इस पूरे का नाम कहें गुरुजी अंडाशय। का होत मेरे लाल, कहें गुरुजी अंडाशय। जब अंडाशय परिपक्व होत है, हे गुरुजी फल बनावत है, फलों का निर्माण, अंडाशय परिपक्व होकर के फलों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा मेरे भाई, फलों का निर्माण। लेकिन बीजांड काय विकसित होकर के किसका निर्माण करता है गुरुजी, बीज का निर्माण। एकदम कभो केला, कभो आपको दे दिया जाए आम खाने के लिए, एकदम बकोट बकोट के जो बहरवा बहरवा खा रहे हैं ना इसे कूच कूच के, ओकर नाम का बा भैया, कहे कहीं गुरुजी अंडाशय। अंडाशय ना बचेला, ओकर नाम फल, अंडाशय विकसित होकर के फल बनाएगा। लेकिन बीजांड काय वो जो कुसुलिया बा
चेला ना हो फोड़ के एकदम खा ले हैं भैया हो। तो बीजांड काय किसको बनाए? बोले सर बीज को बनाता है। किसको बनाता है मेरे भाई? बीज को। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा भाग बीज में परिवर्तित होता है? ए गुरुजी बीजांड काय वैत बनवत है। का बनवत भैया? बीजांड काय। अगला देखते हैं हम लोग, आराम से देखिएगा। हम लोग लगभग 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। डीएनए का कौन सा भाग जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है? गुरुजी जीन ही एक ऐसा भाग होता है जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। मेरे भाई याद करिएगा, डीएनए का वह भाग जहां पर प्रोटीन संश्लेषित होता है मेरे भाई, उसे प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, बोले सर उसे ही जीन कहते हैं। बहुत बार आए बा। निम्नलिखित में से एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारितंत्र जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम। मानव निर्मित कृषि भूमि को कृत्रिम पारितंत्र कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इचलवा गजब का बात कहा हो। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं? थायरॉक्सिन। आइए हम लोग देखते हैं। मेरे लाल कहें गुरुजी पादप हार्मोन। ओह गुरुजी पादप हार्मोन, पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं? मेरे लाल पेड़ पौधों में पाया जाने वाला ऐसा एंजाइम, जो पेड़ पौधों में पाया जाने वाला ऐसा बोले सर रसायन जो उनकी वृद्धि में सहायता प्रदान करता है, सर उसे पादप हार्मोन्स कहते हैं। पादप हार्मोन्स कितना प्रकार के भैया? कहें गुरुजी दूगो प्रकार। एक ठे का होता है वृद्धि प्रवर्धक। का हो चिलवा? हे गुरुजी वृद्धि प्रवर्धक। और एक ठे का हो भैया? वृद्धि रोधक। जी गुरुजी रोधक माने ए गुरुजी जैसे लागत में कोनो चीज रोकत ओकत बाई। वृद्धि रोधक किसे कहते हैं? जो वृद्धि को रोकता है, जो वृद्धि को क्या करता है मेरे भाई? पेड़ पौधों की वृद्धि को, मेरे लाल बोला ना, कहे गुरुजी वृद्धि पेड़ पौधे की वृद्धि को रोकता है, पेड़ पौधे की वृद्धि को रोकता है, उसे ही वृद्धि रोधक कहा थे गुरुजी। वृद्धि प्रवर्धक किसे कहते हैं? जो वृद्धि में सहायता प्रदान करत। गुरुजी वृद्धि में का करत है? सहायता प्रदान करत। ए गुरुजी वृद्धि में सहायता प्रदान करे वाले दुई हार्मोनवा के नामवा बताई जा। एक ठे ए गुरुजी ऑक्सिन होत है और एक ठे होत है जिब्बेरेलिन। का हो चिलवा? जिब्बेरेलिन। का होत मेरे लाल? हे गुरुजी जिब्बेरेलिन होत। ऑक्सिन और क्या होता है मेरे लाल? जिब्बेरेलिन। ये दोनों क्या होते हैं? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। लेकिन वृद्धि रोधक हार्मोन कौन होता है? हे गुरुजी ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन और एक होत भैया साइटोकाइनिन होता है। का होत मेरे लाल? साइटोकाइनिन। का होत भैया? ए गुरुजी साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन ये भैया ये सभी क्या होते हैं? बोले सर ये सभी पादप हार्मोन्स होते हैं। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन इसको तो आप देख रहे हैं। लेकिन थायरॉक्सिन जो होता है बोले सर थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जो हमारी घुटिया में पाया जाता है। ये टेटवा में घुटिया तो दबा देंगे नहीं, टेटवा में पाया जाता है। बोले सर इसके यहाँ पर कौन ग्रंथि पाई जाती है? थायराइड। थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? बोले सर थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का करत गुरुजी? जो हमारे शरीर में जो नमक होता है उसकी मात्रा को बनाए रखता है, जिसके कारण अगर थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो मधुमेह नामक रोग हो जाता। जेका तो कफो कफो पढ़े तो चलो टेंशन न लाओगे। जी गुरुजी टेंशन नहीं लेंगे और इसके आगे आराम से हमें लगता है वी होप आशा करते हैं 20 क्वेश्चन गर्दा हो गया होगा और आपको समझ में ही आया होगा कि क्या पढ़ाया गया। गुरुजी एकदम बढ़िया से आए हो। आराम से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।